हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो आई होप आप सबने टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है वो एक्सेस कर लिया होगा, क्योंकि नोट्स और बाकी कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स और अपडेट्स हैं वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी आपको। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी उसका लिंक डाल रखा है चैनल का, तो प्लीज़ आप वहाँ से एक्सेस कीजिए। और इससे जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जितने भी नोट्स होंगे वो सब आपको प्रोवाइड होंगे उस चैनल पे। ओके, तो आज का टॉपिक है थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमने सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे इस प्रोटोकॉल के लिए जो पॉसिबल रोल बैक्स है वो कौन कौन से होंगे। तो देखो, फर्स्ट रोल बैक तो यही है कि अगर ट्रांजेक्शन T1 रिक्वेस्ट कर रहा है रीड डेटा आइटम की ए पे, और अगर किसी यंगेस्ट ट्रांजेक्शन ने राइट कर रखा है तो हम T1 को रोल बैक कर देंगे। तो यही सेम कंडीशन आपकी थॉमस राइट में भी रहेगी। दूसरा है कि अगर T1 रिक्वेस्ट कर रहा है राइट ऑन द डेटा आइटम ए और किसी यंगेस्ट ट्रांजेक्शन ने रीड कर रखा है तो भी हम ट्रांजेक्शन T1 को रोल बैक कर देंगे। यहाँ पे जो T1 है वो आपका ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन है और T2 आपका यंगेस्ट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे ये ओल्डेस्ट है और ये यंगेस्ट है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन थी जिसमें हम बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में रोल बैक कर रहे थे, उस कंडीशन को यहाँ पे चेंज करा है। और यहाँ पे क्या है, अगर कोई ओल्डर ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट करता है राइट ऑपरेशन की और किसी यंगर ट्रांजेक्शन ने रीड कर रखा है, तो हम इसको T1 ट्रांजेक्शन को रोल बैक करने की जगह हम बस इस ऑपरेशन को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाकी का जो एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रखते हैं ट्रांजेक्शन T1 का। ओके, इसको कैसे बोल सकते हैं, इफ यंगर ट्रांजेक्शन राइट्स ए देन ओल्डर ट्रांजेक्शन राइट्स ए इज स्किप। तो इसको बजाय रोल बैक करने के हम क्या कर देंगे, बस ये ऑपरेशन को स्किप कर देंगे और बाकी का जो ट्रांजेक्शन के ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपका बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग से। तो जिसने अगर बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग नहीं पढ़ा है तो पहले वो उस वाले वीडियो को जाके देखिए, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, और तब उसके बाद आप थॉमस राइट टाइम स्टैम्प को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन टी हम कैसे बोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन टी इशूज राइट ए ऑपरेशन। ओके, इफ राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प देन इग्नोर द राइट ए ऑपरेशन एंड कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ टी। ओके, और अगर ये सिचुएशन नहीं होगी तो सिंपली आप उस राइट ए ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दोगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू को अपडेट कर दोगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो गया, जैसे T1 है, T1 ने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर T2 ने रिक्वेस्ट की राइट ए की, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है आपकी 20 से। इसके बाद अब T1 ने रिक्वेस्ट करी राइट ए ऑपरेशन की, ठीक है, लेकिन T1 की टाइम स्टैम्प वैल्यू 10 है और राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू डेटा आइटम ए की 20 है। ठीक है, तो यानी कि 20 इज ग्रेटर देन 10, तो उस केस में हम T1 को रोल बैक नहीं करेंगे। अगर बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होता तो रोल बैक होता, लेकिन अभी हम बात करें थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग की, तो यहाँ पे ये रोल बैक ना होके ये वाला जो ऑपरेशन है वो इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ट्रांजेक्शन T1 के ऑपरेशन हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो देखो, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल तो अलाउ नहीं करेगा शेड्यूल को, ठीक है, क्योंकि रोल बैक हो जाएगा ट्रांजेक्शन T1 का। But your Thomas Wright timestamp ordering protocol ignore this operation, so no rollback, and S is allowed to execute by this Thomas Wright timestamp ordering protocol. Okay. इसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए, तो ये चीज थी अपनी T1 जो था RA और T2 की वैल्यू RW और T3 की वैल्यू WA। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो शेड्यूल होंगे वो हो जाएंगे RA, W2A एंड W3A इफ W1A इज इग्नोर, ये W2 है। ठीक है, और इसका सीरियल शेड्यूल क्या हो जाएगा, जो भी आपकी टाइम स्टैम्प के ऑर्डरिंग है वो इसका सीरियल शेड्यूल हो जाएगा। तो क्या आ गया, T1 T2 T3, और यही आपका एग्जीक्यूशन है T1 T2 T3। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, T1 ने राइट ए ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर T2 ने राइट ए ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद क्या है, T2 जो है B को एग्जीक्यूट कर रहा है राइट ऑपरेशन से, तो B की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 20, है ना, टाइम स्टैम्प की वैल्यू। अब T1 जब रिक्वेस्ट करेगा तो T1 की टाइम स्टैम्प वैल्यू है 10, जो कि लेस देन है 20 से, इसलिए ये वाला जो ऑपरेशन है इसका इग्नोर हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस शेड्यूल इज अलाउड बाय योर थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। लेकिन आप अगर देखें तो ये शेड्यूल जो है ना व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, जबकि पहले वाला शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल था। बट दिस शेड्यूल आल्सो अलाउड बाय
your Thomas Wright timestamp ordering protocol, and this not view serializable schedule is also allowed by your Thomas Wright timestamp ordering protocol. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है, इट विल अलाउ योर बोथ व्यू सीरियलाइजेबल एंड नॉन व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल. ठीक है, व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट व्यू सीरियलाइजेबल की कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ हमारी व्यू सीरियलाइजेबिलिटी वाले लेक्चर में, तो प्लीज वो जाके देखिए. तो देन यू इजीली फाइंड आउट कि ये कैसे हम पता कर पा रहे हैं कि कौन सा शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है और कौन सा शेड्यूल नॉट व्यू सीरियलाइजेबल है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगेन T1, T2, T3 है. सबसे पहले T2 ने परफॉर्म किया राइट है, तो ये हो जाएगा इसको सक्सेसफुली. T1 रिक्वेस्ट करेगा राइट है की, तो ये इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ओल्डर ट्रांजेक्शन है. T3 रिक्वेस्ट करेगा तो सक्सेसफुली चल जाएगा. देन T1 ने राइट बी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि अभी तक बी डेटा आइटम पे कोई भी वर्क नहीं हुआ है. T3 रिक्वेस्ट करेगा तो ये भी सक्सेसफुल हो जाएगा. अब राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू की कितनी हो जाएगी 30. ठीक है, 30 हो जाएगी, है ना. अब T2 रिक्वेस्ट करेगा राइट बी की, तो ये इग्नोर होगा. क्यों? क्योंकि T2 की टाइम स्टैम्प वैल्यू 20 है जबकि राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू 30 है. तो 20 इज लेस देन 30. तो इसकी बेनिफिट्स क्या है? एक तो इनकंसिस्टेंसी नहीं रहती है डेटा में, ठीक है, और ये ऑल्सो इंक्रीज योर डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी. सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, शेड्यूल इज व्यू सीरियलाइजेबल एंड व्यू इक्वल सीरियल ऑर्डर इज सेम एज टाइम स्टैम्प ऑर्डर, देन एस इज ऑलवेज अलाउड टू एग्जीक्यूट बाय थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, बट रिवर्स मे नॉट ऑलवेज ट्रू. तो हम सिंपली क्या कह रहे हैं, अगर आपको पता है कोई शेड्यूल आपका व्यू सीरियलाइजेबल है और उसका जो व्यू इक्वल सीरियल ऑर्डर है वो आपके टाइम स्टैम्प ऑर्डर के सेम है, ठीक है, तो वो शेड्यूल हमेशा अलाउ होगा आपका किससे, थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल से. ओके, अब जो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है या फिर जो थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है, दोनों क्या इंश्योर करते हैं, आपकी सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करते हैं. कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जो होता है इक्वल होता है टू सीरियल बेस्ड ऑन योर टाइम स्टैम्प ऑर्डर्स, ये मैंने बता ही दिया है. दूसरी चीज क्या है, एनी टाइम स्टैम्प ऑपरेशन ऑलवेज फ्री फ्रॉम डेडलॉक. कभी भी डेडलॉक नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आइदर या तो आप ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवा रहे हो या फिर उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को इग्नोर करवा रहे हो. इसलिए कभी भी जो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर डेडलॉक की सिचुएशन अकर नहीं होती. ओके, बिकॉज no transaction holding the data item and waiting for the other data item. But these ordering protocols is not free from the starvation as well as the irrecoverability. तो starvation और irrecoverability की situation अभी भी इसके अंदर रहेगी. कैसे? देखो, T1 ने और T2 दो ट्रांजेक्शन है. T2 ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया डेटा आइटम A पे, राइट ऑपरेशन, और T1 रिक्वेस्ट कर रहा है रीड की. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये रोल बैक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसकी टाइम स्टैम्प वैल्यू ज्यादा है राइट टाइम स्टैम्प की. कुछ टाइम बाद क्या हुआ, T1 ने अपनी टाइम स्टैम्प की वैल्यू को इंक्रीज करा और वापस से रिक्वेस्ट करी रीड ए की. बट उससे पहले कोई और ट्रांजेक्शन T3 था जिसने राइट कर दिया डेटा आइटम ए को विथ वैल्यू 40. तो उस केस में ये वापस यहाँ पे रोल बैक हो जाएगा और वेट करेगा. ठीक है, वेट करेगा. वापस से इसने अपनी टाइम स्टैम्प वैल्यू सपोज इंक्रीज करी लेकिन और वापस रिक्वेस्ट करी. बट इसके रिक्वेस्ट करने से पहले T4 जो है, अगर सपोज उसने डेटा आइटम पे राइट कर लिया विद टाइम स्टैम्प वैल्यू 60, तो इस केस में भी आपका T1 अगेन रोल बैक हो जाएगा ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन T4. ठीक है, तो देखो टाइम स्टैम्प वैल्यूज बढ़ रही है अगर, लेकिन सिनेरियो ऐसा आ जाए कि उससे यंगर ट्रांजेक्शन हमेशा कुछ ना कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है सेम डेटा आइटम पे, तो आपका जो रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन है वो हर बार रोल बैक होता रहेगा. तो ये जो सिचुएशन है, ये कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपकी, क्योंकि इनफाइनाइट रोल बैक्स हो जाएंगे, तो ये सिचुएशन हो जाएगी आपकी स्टारवेशन की. ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम इरिकवरेबिलिटी. देखो इरिकवरेबिलिटी क्यों है, क्योंकि अभी तक आपने ना ही इसमें कमिट की कोई बात नहीं की है. तो जब तक आप कहीं पे भी कमिट को नहीं लेके आ रहे हैं, टॉपिक या कमिट का फैक्ट नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपकी इरिकवरेबिलिटी की सिचुएशन तो अराइज होगी. तो देखो, अलाउड टू एग्जीक्यूट बाय द बोथ बेस, ये वाला जो शेड्यूल है ये अलाउ होगा आपका दोनों से, बेसिक टाइम स्टैम्प से भी और थॉमस राइट टाइम स्टैम्प से भी. बट ये रिकवरेबल शेड्यूल नहीं है. रिकवरेबल शेड्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे T2 जो है वो परफॉर्म कर रहा है रीड ऑपरेशन किस पे, डेटा आइटम B पे, जिसको अपडेट किया है T1 ने. ठीक है, T1 ने इसको अपडेट किया है और T2 ने क्या किया, इस डेटा आइटम को रीड किया. इसी तरीके से सेम
ए को भी रीड किया जिसको अपडेट कर रहा था T1, इन दोनों डेटा आइटम को रीड किया और T1 से पहले कमिट कर लिया। ठीक है, अब सपोज अगर T1 ट्रांजेक्शन आपका फेल हो जाता तो T1 को आपको रोल बैक करना होता, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या आ जाती, डर्टी वैल्यूज आ जाती T2 के ऊपर। ठीक है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम्स हो जाती। तो इस वजह से, क्योंकि कमिट की आप यहाँ पे जो कमिट की अगर सिचुएशन देखें, लेकिन ये अगर इसी को आप और टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल से देखें तो ये अलाउ हो रहा है, लेकिन अगर आप रिकवरेबिलिटी की बात करें तो ये रिकवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डर्टी रीड वैल्यूज जो हैं एग्जिस्ट कर रही है और लॉस्ट अपडेट की प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो एक चीज है, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल विद सम स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कंडीशन। जो हमारा टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का प्रोटोकॉल था वो तो हम यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम मर्ज करेंगे स्ट्रिक्ट रिकवरेबल कंडीशन को। वो क्या होती है हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन किसी अनकमिटेड ट्रांजेक्शन से कोई भी डेटा को रीड या राइट करना चाहता है तो वो वेट करेगा उस ट्रांजेक्शन के आइदर कमिट और रोल बैक होने का। तो ये हमारी कंडीशन है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल की। ठीक है, इसको हम मर्ज करेंगे हमारे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल की कंडीशन से, तो हमें क्या मिलेगा? स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। जैसे यहाँ देखो T1 और T2 है, T2 ने कुछ डेटा आइटम राइट किया। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे राइट T1 अगर रिक्वेस्ट करेगा राइट ए की या रीड ए ऑपरेशन की। ठीक है, यहाँ पर तो ये क्योंकि ओल्डर ट्रांजेक्शन है तो ये पॉसिबल नहीं है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे T1 ने कुछ डेटा आइटम को राइट किया, अब T2 रिक्वेस्ट कर रहा है रीड और राइट ऑपरेशन की। अब ट्रांजेक्शन T2 अगर रिक्वायर करता है या रिक्वेस्ट करता है इन ऑपरेशन की, देन इट चेक्स इफ राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू ऑफ A is less than the timestamp value of T2, then your transaction T2 operation should delay until commit or rollback of the transaction with timestamp value is right timestamp value of A। इसका मतलब क्या है? बेसिक सा है, इजी चीज है। आपने जैसे कोई यंगर ट्रांजेक्शन आया, अब उसको रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है किसी डेटा आइटम ए पे, तो वो चेक करेगा कि अगर जो राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू है डेटा आइटम ए की, अगर वो कम है आपकी जो भी आपका रिक्वेस्टिंग ट्रांजेक्शन है उससे, तो उस केस में क्या होगा? ट्रांजेक्शन T2 जो है वो अपने ऑपरेशंस को डिले कर देगा। कब तक? जब तक जो आपका वो ओल्डर ट्रांजेक्शन है जिसकी वैल्यू जो है राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू से इक्वल है ना, वो जब तक कमिट नहीं हो जाएगा तब तक आपका जो यंगर ट्रांजेक्शन है वो रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या है? ये सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करेगा, स्ट्रिक्टली रिकवरेबल होगा, डेडलॉक फ्री तो होगा ही क्योंकि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग यूज कर रहे हो, लेकिन स्टारवेशन अभी भी इसमें पॉसिबल होगा। ठीक है, स्टारवेशन वाला सिचुएशन अभी भी इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसको अगर आप डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना चाहो तो ये आपकी सीरियल शेड्यूल है। इसके बाद आपके आते हैं स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल, देन बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंड देन थॉमस राइट। देखो थॉमस राइट जो है ना बेसिक टाइम स्टैम्प से बाद में आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने एक जो सिचुएशन है उसको हमने इग्नोर कर दी है ना, जब तो इसमें क्या हो गया? कंडीशन थोड़ी सी लूज हो गई है, जबकि हमारा जो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल था उसके अंदर कंस्ट्रेंट्स ज्यादा थे। ठीक है, तो उसका एरिया कंस्ट्रेंट ज्यादा होंगे तो शेड्यूल्स आपके कम अलाउ होंगे, कंस्ट्रेंट कम होगा तो शेड्यूल्स ज्यादा अलाउ होंगे। इसलिए थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल इसके बाहर है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही पॉसिबल रोल बैक है, जबकि बेसिक टाइम स्टैम्प में आपके 3 पॉसिबल रोल बैक है। तो ये था हमारा स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल एंड थॉमस राइट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। समझ आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद हम नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डेडलॉक सिचुएशंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। इसमें तो डेडलॉक सिचुएशन नहीं आ रही, लेकिन हमारी जो 2 फेज के अंदर आ रही थी उनको कैसे इस टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल को यूज करके हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं या रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।